पर रहम खाते हैं। छत्तीसगढ़ के हालात पहले ऐसे नहीं थे, पर रहम खाते हैं। छत्तीसगढ़ के हालात पहले ऐसे नहीं थे। प्रकृति की गोद में बसे इन इलाकों में शांति थी। इसीलिए हम ये जानने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर वो कौन नक्सली था जिसने छत्तीसगढ़ की शांत फिजाओं में गोलियों की आवाज भर दी, जिसने एक लंबी हिंसक लड़ाई छेड़ दी। हम नक्सलवाद के उस जड़ को जानना चाहते हैं कि वाकई इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिसने इसे बढ़ने का अवसर दिया, और इसके लिए हर उस ग्राउंड जीरो को जानना बेहद जरूरी है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। हम बस्तर के हर हिस्से को देखने की कोशिश करेंगे जहां से नक्सलवाद तेजी के साथ पनपता चला गया, और इसलिए हम उस ग्राउंड जीरो पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम जैसे जैसे जंगल के इलाकों में घुसती जा रही थी, नक्सलवाद के निशान दिखते जा रहे थे। नक्सल प्रभावित इलाकों में यह तस्वीर बहुत आम है। इसी स्मारकें बताती हैं कि कैसे कैसे नक्सलवाद धीरे धीरे यहां बढ़ता चला गया और इन स्मारकों ने उनका वजूद यहां पर जिंदा रखा। नक्सलवाद की इन निशानियों को देख हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल था कि नक्सली छत्तीसगढ़ में कैसे घुसे, आदिवासियों के बीच पैठ कैसे बना ली। अब जरा गोदावरी नदी का ये इलाका देखिए। यहां आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों की सीमा लगती है। नदी और जंगल का यही वो इलाका है जहां से आंध्र प्रदेश के वारंगल और खम्मम के नक्सली छत्तीसगढ़ में घुसे। 1980 के करीब आंध्र में नक्सलियों पर पुलिस का दबाव बढ़ रहा था, इसीलिए वो इस इलाके में घुसकर छत्तीसगढ़ में पनाह लेने लगे। नक्सलियों ने बीजापुर, भोपालपट्टनम के आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। ये धीरे धीरे नारायणपुर के ओरछा से आगे बढ़ते हुए कांकेर तक पहुंच गए। उस वक्त ये ऐसे इलाके थे जहां ना तो पुलिस आती थी, न सरकारी अधिकारी आते थे और न ही नेता। सरकारी योजनाओं का तो नामो निशान तक नहीं था। मध्य प्रदेश के जमाने में बस्तर में कोई एक मंत्री तो दूर, एक छोटा मोटा अधिकारी भी यहाँ तक के पहुँचता नहीं था, और यहाँ की समस्या को कोई वहाँ पे रखने वाला, शासन स्तर पर भी पहुँचाने वाला भी कोई इस टाइप का नेतृत्व की कमी भी रही है। 80 के दशक में आंध्र के नक्सली छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को बताते थे कि वे उनको अधिकार दिलाएंगे। भोले भाले आदिवासी खाकी वर्दी में घूमने वाले नक्सलियों को ही अपना हमदर्द समझ बैठे। नक्सली वहाँ पे वर्दी लगा करके बंदूक लेके घूमते थे। लोग ये सोचने लगे कि यही हमारे सरकार है, हम आपके हितैषी, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। गाँव वालों के बताते थे लोग कि हम आपकी सेवा में हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस टाइप का बोलते घूमते थे। गांव के भोले भाले आदिवासी थे, गरीब थे और मजदूर किसान थे। ये लोग उनकी बातों में, उनके जाल में, उनके बातों में आकर के उनका साथ देने लगे। फिर क्या था, कांकेर तक नक्सलियों की मीटिंग होने लगी। नक्सली लोगों का विश्वास जीतने में लगे रहे। कांकेर के लोग बताते हैं कि कैसे आंध्र के नक्सली आदिवासियों में उनके हक की बात कर रोमांच भर रहे थे। वो उस तरफ न लेकर उन लोग इसी का ये लेकर के चर्चा कर रहे थे कि हमको ये नक्सलवादी पार्टी किस लिए हमारा गरीब परिवार के लिए बनाया गया है। जो सरकार ने हमको जो अड़प रहा है, जो लूटपाट कर रहा है, उनके लिए हमको आगे बढ़ना, हमको साथ दो। 1984 तक सरकार को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की मौजूदगी की भनक लगने लगी थी। नक्सलियों ने
अब तक किसी भी हिंसात्मक घटना को अंजाम नहीं दिया था। इसीलिए सारा माजरा जैसे जंगल के गुप्त अंधेरे में छिपा था। खून खराबा अभी बाकी था। नक्सली तैयार हो रहे थे तो सरकार चौकन्नी थी। अभिषेक झा, जी मीडिया, बस्तर, रायपुर। और हमारे साथ इस वक्त नक्सल मामलों के जानकार मौजूद हैं रायपुर स्टूडियो से डॉक्टर अजय चंद्राकर। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब। पहला सवाल जहन में आता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद भी, और इस रिपोर्ट में भी दरअसल वही सवाल उस सवाल का जवाब हमने खोजने की कोशिश की। नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ आंदोलन हिंसक चेहरा का रूप लेकर कैसे गांव-गांव और अब शहरों तक फैल चुका है, और ये फैलता गया तो उस समय सिस्टम कर क्या रहा था? हेलो जी चंद्राकर साहब, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। सुमित जी, नक्सलवाद का अगर अध्ययन करना है गहराई से, तो जैसा कि आज हमारे, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे विषयों के ऊपर आपका चैनल समसामयिक विषयों के ऊपर समयदान दे करके बढ़िया डिबेट करवाते हैं जी। लेकिन ये नक्सलवाद की जो बात है, ये 80 के पहले एक्चुअली 18 मार्च 1966 से ये प्रारंभ होता है, और चैत्रेयी त्योहार करके जो वहां बस्तर में मनाया जाता था, वहां से ये घटना घटी है। इसके पीछे एक पहलू और है। ये आरोप प्रत्यारोप जब चला, भारत में जब देशी रियासतों का विलय किया गया, तो 25 मार्च को राजा के महल में जो गोलीकांड हुआ और राजा प्रवीण देव भलदेव जी की हत्या हुई, वो पहली नक्सली घटना थी छत्तीसगढ़ में जी। वो उनके ऊपर आरोप लगा कि ये भारत के संग में नहीं रहना चाहते, बस्तर अलग राज्य का मांग करते हैं। ये सरकारी प्रचार प्रसार था। लेकिन पांडे जी के रिपोर्ट में, न्यायाधीश पांडे जी के रिपोर्ट में इसका खंडन किया गया है। प्रारंभ यहां से होता है। इसके अलावा 19 मार्च 1966 को सुभद्रा देवी के वकील मिस्टर एन.डी. झा, उनको 1.5 लाख रुपया हस्तांतरण करने वाले थे राजा भंदेव जी। वहां से पुलिस का, नौकरशाही का और राजनीतिज्ञों का ऐसा कहर यहां पर बरपा जो आज छत्तीसगढ़ को लहूलुहान कर दिया। तो क्या सिस्टम समझने में नाकाम रहा? इसके अलावा चंद्राकर जी, और अब तक भी आपको लग रहा है कि समझने में नाकाम है सिस्टम? दरअसल नक्सलवाद की जड़ें फैलती जा रही हैं और हम उस जड़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जी हाँ जी। इसका कारण यह है कि 25 मार्च 1966 के विधानसभा के डिबेट में तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा राजा भंसदेव के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि ये बस्तर को नागालैंड और मिजोरम बनाना चाहते हैं। बाद में स्पष्ट हुआ कि यह दुष्प्रचार था, यह पूरी कल्पना थी। उस समय के जो मुख्य सचिव थे, वो मुख्य सचिव महोदय बेवजह आरोप लगा करके उस समय जो घटना घटी 22 मार्च को, 24 मार्च को और 25 मार्च को जी 1966 में, और उस समय के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर अकबर, उस समय के पुलिस अधीक्षक मिस्टर खुराना, ये गलत जानकारी मुख्य सचिव महोदय को दिए और वहां से इसे नई दिल्ली प्रेषित किया गया और इसे देशी रियासतों के विलयीकरण में सहमति न होने का मुद्दा बना करके ऐसा कहर ढाया गया है कि आज छत्तीसगढ़, यह भूमि बहुत भली, यह भूमि बहुत जली, अब यह जल को न तरसे, घन बरसे, घन बरसे, घन बरसे। ये वे ऑफ लाइफ होना चाहिए।
जी, लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि 1980 से लेकर 2014 आ गया है, हम समझने की कोशिश कर भी रहे हैं कि नक्सलवाद की जड़ें फैलती क्यों जा रही हैं और कहां तक हैं जड़ें, या फिर हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सुरक्षा बल जाते हैं, कहीं कामयाबी मिलती है, मारे भी जाते हैं, तो हम क्या अभी भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं? जी, निश्चित रूप से जो कार्य योजना होनी चाहिए। देखिए सुमित जी, समस्याओं को सांप को पिटारे में बंद कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान निकालना है तो सांप की विष की थैली को निकालना पड़ेगा। जी, जड़ जो है इस समस्या का, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी के अभाव में प्रयास करने में कहीं ना कहीं हम नाकाम रहे हैं। और पुलिस, नौकरशाह, राजनीतिज्ञ ने मिलकर बस्तर में हिंसा की राजनीति को जन्म दिया है, यह सच्चाई है। और वो राजनीति दरअसल अब भयानक होती जा रही है, जानलेवा होती जा रही है, हम ये कहेंगे। रही हमारे साथ, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और दरअसल उस परिस्थिति को समझने की कोशिश की जिन परिस्थितियों में नक्सलवाद की जड़ें पनपती गई और फैलती गई। और आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में 14 से ज्यादा जिले नक्सलवाद की चपेट में है। नक्सलवाद की कहानी अगर बंदूक और आतंक से शुरू होती है तो उसकी जमीन तैयार होती है आधे अधूरे और कछुआ चाल विकास से। विकास की रोशनी से दूर अशिक्षा और गरीबी में पले बढ़े ग्रामीणों को बहकाना बहुत मुश्किल नहीं होता। नक्सलियों की जड़ की तलाश करते करते जी मीडिया की टीम कांकेर के तारावेली गांव पहुंच गई, जहां एक लाल स्मारक दिखा जिस पर नक्सलवाद को पैदा करने वाले चारू मजूमदार का नाम लिखा है। अगर यहाँ के लोगों की माने तो ये सबसे पहला शहीद स्मारक था जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था। यही वो स्मारक है जो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले नक्सली मुठभेड़ की कहानी बयां कर रहा है। तारीख 5 मार्च साल 1985। आंध्र प्रदेश के नक्सली कमांडर गणपति तारावेली गांव में आदिवासियों के साथ मीटिंग कर रहा था। पुलिस को पहले ही इसकी जानकारी मिल गई थी। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और फायरिंग करने लगी। छत्तीसगढ़ तारावेली में नक्सलियों और पुलिस के बीच पहली बार गोलियों की आवाज गूंजी थी। गणपति के साथ बैठे एक स्थानीय आदिवासी लाल सुखपोया ने उस पल को कुछ यूं बयां किया। उस समय हम लोग वहाँ बैठे उसी के साथ में, हम लोग पुलिस लोग आया कहाँ से, तो हम लोग इसको पुलिस को भी नहीं देखा था। फर्स्ट बार उसी समय में पुलिस को देखा था उन लोग नक्सल को। उस समय आके उन लोग फायरिंग चलाया, चलाने का समय वो गणपत को लगा गोली लगने का समय वो भी उठ के आधा कम से कम 20 मीटर जैसे भाग रहे थे। तो दूसरे एक आदमी छुप के थे बगल में, उन लोग मारे। पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नक्सली कमांडर गणपति मुठभेड़ में ढेर हो गया था। लोगों के जहन में पहली नक्सली मुठभेड़ आज भी ताजा है। अच्छा, इधर से पुलिस लोग आया था, आकर के उसको घेर लिया है, घेर करके मारा है। हम लोग मीटिंग पर था, जो जो गया है उसको पीटना शुरू कर दिया पुलिस वाले। तो 2-3 जपड़। तो तुम लोग अभी इन लोग आ रहा है, तुम लोग क्यों नहीं बताया है? तो हम लोगों को मालूम ही नहीं। आंध्र के रास्ते, महाराष्ट्र के रास्ते लगातार यहाँ पर नक्सलियों की आमद दरफ्त जारी थी। 1985 की उस पहली घटना ने इस बात को साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने पांव पसार चुका है और माओवाद को यहाँ समर्थन भी मिल रहा है। गणपति के साथ मुठभेड़ के वक्त मीटिंग में बैठे लाल सुखपोया ने बताया कि नक्सली कमांडर पहली बार तारावेली में कैसे घुसा था। नया लेके हम लोग आए थे, हम लोग भी देखा भी नहीं कभी। फर्स्ट बार में उसी समय देखा तो बुलाया, तो समय गया। जाने के समय उन लोग खाना भी मांग रहे थे। मुठभेड़ के बाद लाल सुखपोया और पूरा पाया को सरकारी गवाह बनाया गया। गवाही के लिए 3 साल तक इन्हें कांकेर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े।
नक्सलियों ने गणपति को शहीद करार देकर तारावेली में ये स्मारक बना दिया। पुलिस बार बार इस स्मारक को तोड़ देती है, लेकिन नक्सली इसे फिर से तैयार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ 30 साल बाद भी तारावेली गांव के हालात नहीं बदले हैं। आज की तारीख में तारावेली के आदिवासी नक्सली और पुलिस के बीच बैलेंस बनाने की मजबूरी में ही व्यस्त रहते हैं। उन लोग अभी कभी मौके पर आने से उनको भी सही से बोलना पड़ेगा और पुलिस वालों को बोलना पड़ेगा, तभी तो हम लोगों का जान बचेगा। जिस गांव में नक्सलवाद ने हिंसक रूप लिया, उस गांव में आज भी सुविधाओं का अभाव है। आदिवासी गरीबी में जी रहे हैं, शिक्षा भी बदहाल है। स्कूल में 8वीं तक के छात्र पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षक सिर्फ 2 हैं। हमारे स्कूल में 2 ही टीचर है, पढ़ाई अधिक नहीं होती, हमें टीचर चाहिए। सर ने 2 ही सर है, इसलिए पढ़ाई ज्यादा नहीं होती। आधे अधूरे और कछुआ चाल विकास ने आदिवासियों को मुख्य धारा से अलग कर रखा है। शायद यही वो वजह है जिसने नक्सलियों को पांव पसारने का मौका दे दिया। अभिषेक झा, जी मीडिया, बस्तर, रायपुर। और गणपति के मारे जाने के बाद क्या कुछ नक्सलियों ने किया, कैसी रणनीति उनकी बनी, ये भी हम आपको बताएंगे और साथ ही उस जगह पर लिए चलेंगे जहां पर नक्सलियों ने 8 जवानों को उड़ा दिया था। और साथ ही हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं लगातार अजय चंद्राकर, नक्सल मामलों के जानकार। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। प्रदेश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का उपयोग देश हित में बिना किसी प्रलोभन, भय एवं डर के समझदारी से करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। अतः अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अधिक जानकारी हेतु हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। सन एंड सन ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नक्सलवाद, और दरअसल हम नक्सलवाद की जड़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी मीडिया भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। हम रिपोर्ट भी लगातार दिखा रहे हैं, अगली रिपोर्ट आपको दिखाए, लेकिन उससे पहले हम अजय चंद्राकर हमारे साथ मौजूद हैं, नक्सल मामलों के जानकार। उनसे हम जानना चाहेंगे, अजय जी, 2 सवाल। दरअसल क्या गरीबी एक बड़ी वजह है या असमानता बड़ी वजह है? गरीबी में अशिक्षा भी आ जाती है, और क्या नक्सल समस्या का समाधान बंदूक से या फिर आर्थिक नीति से होगा? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है सुमित जी आपका। गरीबी और शिक्षा नो डाउट मानसिक व्याधि के लिए मानसिक उपचार है, और असमानता। इसके अलावा इस विषय में आए उसके पहले
बस्तर में हमेशा शासन की जो दमनात्मक नीति रही है और पुलिस और प्रशासन का अत्यधिक बल का प्रयोग किया जाना, पुलिस कार्रवाई वैसे किया गया जैसे सेना शत्रु राष्ट्र के साथ करती है जी। ये तो विषय है, लेकिन असमानता, प्रकृति की निःशुल्क उपहारों से आच्छादित बस्तर में आज भी 27% राजस्व वहां से है छत्तीसगढ़ के लिए। यह गरीब हमारे सिस्टम ने इनको बनाया है जी। रही सवाल असमानता का, मानवीय व्यवहार जो होना चाहिए वह नहीं हुआ और ये कई पीढ़ियों से ये संघर्ष कर रहे हैं। समाधान क्या है? बंदूक, सेना के इस्तेमाल पर भी पशुपेश नजर आती है सरकार, तो क्या बंदूक या फिर अभी भी एक आर्थिक नीति, ठोस आर्थिक नीति और ठोस सिस्टम? जी जी जी, इसके लिए सबसे पहले तो शहरी नेटवर्क को कम किया जाए, साथ ही साथ वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश जो हमारा सीमावर्ती एरिया है वहां चौकसी बढ़ाई जाए, लेकिन बंदूक इसका समाधान नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन सबसे मेरे ख्याल से इन सब के ऊपर सबसे जरूरी जो है वो है इच्छा शक्ति, जो कि शायद उसकी भारी कमी है। बहुत शुक्रिया अजय चंद्राकर जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं कम है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, नहीं तो ये समस्या बड़ी हो गई, इसे हमने बड़ी की है और अभी भी इसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन हम दरअसल आपको बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में नक्सलवाद की जड़ें फैलती गई। शुरुआती सालों में नक्सली भी निश्चिंत थे कि वो सोच रहे थे कि पुलिस और सरकार बेखबर है, लेकिन गणपति के मारे जाने के बाद नक्सली सचेत हो गए। उन्होंने अपनी रणनीति भी बदलनी शुरू कर दी। 1991 में नक्सलियों ने अपना खूनी चेहरा सामने दिखाया। जी मीडिया की टीम उस जगह पर पहुंच गई जहां नक्सलियों ने 8 जवानों को उड़ा दिया था। 1991 के लोकसभा चुनाव का वक्त था। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव 20 मई को हुआ। गोंडा गांव के बंगोली में वोटिंग खत्म होने के बाद पुलिस टीम वापस लौट रही थी। जैसे ही पुलिस गाड़ी इस जगह पर पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ। ये जो जगह है ये बंगोली से ठीक 2 किलोमीटर पहले की जगह है। यहाँ पर 1991 20 मई को यहाँ पर सबसे पहला बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ था। 8 जवान इस घटना में शहीद हो गए थे, जिसमें एक एसआई स्तर का अधिकारी भी शामिल था। घटना के वक्त पोलिंग पार्टी में बंगोली गांव के अंतुराम बघेल के कोटवार भाई भी मौजूद थे। अंतुराम उस पल को याद कर सहम जाते हैं। मेरा भाई कोटवार था, उस समय पोलिंग पार्टी के साथ कोटवार का ड्यूटी वहां बंचपई में लगा था। तो कोटवार पुलिस गाड़ी इधर आई, पुलिस गाड़ी वाले बोले कि कोटवार को चलना पड़ेगा थाना डोंगर तक बोले, तो वो भी साथ में बैठ गए। लगभग 4:30 या 5 बजे का समय था। उसी समय आने के बाद फिर यहाँ का घटना सुनाई दिया। हम लोग गांव से सुने, यहाँ से 3 किलोमीटर है बंगोली। जब गांव के लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। यहाँ पूरे हालात गंभीर हालत में थे। एक शिक्षक दो उनका बम के गड्ढा में उसका सिर था। मेरा भाई था कोटवार था, वो तो बाहर थे। बाकी पुलिस जवान थे, इधर उधर बिखरे हुए थे। कई जन का मौत हो गई थी और 2-3 जन जिंदा हालत में थे। 90 के दशक के शुरुआत में ही नक्सलियों ने सबसे पहला बारूदी सुरंग विस्फोट किया था। इस विस्फोट के बाद ये माना जाने लगा कि नक्सली अब दूसरे हथियारों से भी हमला कर सकते हैं। विस्फोट सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। नई हीरोइन? हीरोइन नहीं, आपकी ट्रेनर। ट्रेनर? हाँ। सो यंग, ब्यूटीफुल। रेडी सर? मम्मी। मम्मी? सुनहरा संतूर, हल्दी और चंदन के गुल समाए त्वचा कुछ और निखारे। स्टार डांसर कौन है? मेरी मम्मी सुपरस्टार
वक्त की तहों से निकलती खबर, जिनमें है आपके मुद्दे, आपके सवाल, आवाज देंगे हम हर कदम, छोटी बड़ी खबरों का पूरा लेखा जोखा। देखिए अपना एमपी, अपना छत्तीसगढ़, रोज शाम 7 बजे, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अपना प्रदेश अपना देश। आंखों में बसा के मैं तुझको, खुद को घर छोड़ आया, कुछ तोड़ाया कुछ जोड़ाया।